नमस्कार, मैं दुर्गेश सूर्यवंशी स्वागत करता हूं आपका सिटी 24 उज्जैन में। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचार पर। उज्जैन पुलिस द्वारा जन सामान्य में सुरक्षा का भाव जागृत करने के लिए शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया। आगामी त्योहारों को निर्विघ्न रूप से संपन्न करने हेतु पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। उज्जैन पुलिस द्वारा त्योहारों को शांति से मनाने हेतु आम जनता से अपील भी की जा रही है। पुलिस अधीक्षक उज्जैन सचिन शर्मा के निर्देशन में उज्जैन पुलिस द्वारा ईद, अनंत चतुर्थी आदि त्योहारों को शांतिपूर्वक रूप से निर्विघ्न संपन्न कराने एवं सुरक्षा व कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु प्रमुख चौराहों, कस्बों, बाजारों आदि प्रमुख स्थानों पर आम जन से संवाद स्थापित करते हुए पुलिस बल के बड़े काफिले के साथ सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने हेतु संपूर्ण शहर के चिन्हित क्षेत्र का भ्रमण किया गया। फ्लैग मार्च शांति कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा आम जन में सुरक्षा का भाव जागृत करने के उद्देश्य से निकाला गया। सनातन धर्म का विरोध करने वाले का उज्जैन में अनोखे ढंग से विरोध किया जा रहा है। गणेश पंडाल के गेट पर डोरमेट के रूप में उदयनिधि स्टालिन का फोटो लगाया गया है। जिले के गणेश पंडाल की धूम मची हुई है। शहर में जगह जगह पंडाल चर्चा का विषय बने हुए हैं। इसी में एक पंडाल पर सनातन धर्म पर टिप्पणी करने वाले उदयनिधि स्टालिन के फोटो का डोरमेट लगाया गया है। उज्जैन जिले में एक ऐसा गणेश पंडाल है जहां सनातन धर्म का मजाक उड़ाने वाले तमिलनाडु सरकार के मंत्री उदयनिधि स्टालिन का विरोध एक अलग अंदाज में दिखाई दे रहा है। इसमें स्टालिन के फोटो को गणेश पंडाल के प्रवेश द्वार पर डोरमेट के रूप में उपयोग किया जा रहा है। दरअसल उज्जैन में इन दिनों गणेश उत्सव की धूम मची हुई है। यहाँ कई आकर्षक गणेश पंडाल शहर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। इसी में से एक गणेश पंडाल गुदरी चौराहा पर हिंदू समाज द्वारा बनाया गया, जिसमें मंडल ने इस वर्ष मिट्टी की 25 फीट की गणेश प्रतिमा स्थापित की है। यह पंडाल शहर में प्रमुख चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इस पंडाल के प्रवेश द्वार पर एक डोरमेट रखा गया है, जिसमें तमिलनाडु सरकार के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के फोटो को प्रिंट करवाकर लगाया गया है। मंडल के रितेश माहेश्वरी ने बताया कि उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बताया था। इसे खत्म करने की बात भी उन्होंने की थी। इसी का मंडल द्वारा विरोध किया गया है। हमने गणेश पंडाल के प्रवेश और निर्गम द्वार पर उदयनिधि स्टालिन के फोटो को डोरमेट के रूप में लगाया है, जिस पर श्रद्धालु अपने पैर पोंछते हुए पंडाल में प्रवेश करते हैं। उसी पर पैर रखते हुए वापस बाहर भी आते हैं। श्राद्ध पक्ष में तर्पण के लिए उपयोगी गया कोटा तीर्थ स्थल का कार्य राशि न मिलने के कारण अधर में अटका हुआ है, जिस कारण लगातार श्रद्धालुओं को असुविधा हो रही है। अंकपात क्षेत्र के खाक चौक चौराहे के समीप गया कोटा तीर्थ स्थल है, जिसका पुराणों में भी उल्लेख है। इस गया कोटा तीर्थ स्थल को एक सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। यहाँ विष्णुपद, सप्तऋषि और 84 में से एक महादेव मंदिर स्थित है। श्रद्धालु यहाँ भगवान विष्णु के सहस्त्र चरणों पर दुग्ध अर्पित कर ऋषि सरोवर के समीप श्राद्ध पूजन करते हैं। हर वर्ष बड़ी संख्या में यहाँ देश विदेश से लोग पिंडदान व श्राद्ध कर्म करने के लिए आते हैं। पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म के प्रमुख स्थान गया कोटा तीर्थ स्थल का काम राशि के अभाव में 3 साल से अटका हुआ है। श्राद्ध पक्ष फिर से शुरू होने वाला है और ऐसे में यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। दरअसल अंकपात क्षेत्र में करीब 5 साल पहले तत्कालीन कलेक्टर मनीष सिंह ने गया कोटा तीर्थ स्थल की कुछ जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवाकर इसका 10.63 करोड़ की लागत से विकास कार्य शुरू किया था। निर्माण एजेंसी हाउसिंग बोर्ड ने शुरुआत में तो यहाँ तेजी से विकास कार्य किया, लेकिन बाद में अधूरा छोड़कर कार्य पूरी तरह से बंद कर दिया। गया कोटा तीर्थ का विकास का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। राशि के अभाव में 3 वर्ष से अधिक समय से यही हालात बने हुए हैं। बहरहाल इन तमाम परिस्थितियों के बीच श्राद्ध पक्ष में आने वालों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। निर्माण एजेंसी हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि इसमें योजना और राशि तो धर्मस्व विभाग की है। शासन से करीब 4 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे, जिससे जितना कार्य होना था वो कर दिया।
बाकी राशि के लिए लगातार पत्र व्यवहार किया जा रहा है, लेकिन राशि प्राप्त नहीं हो पा रही है। राशि आने पर ही बाकी के कार्य कर पाएंगे। फिलहाल तो श्राद्ध पक्ष में आने वाले श्रद्धालुओं को अधूरे निर्माण कार्यों से असुविधा झेलनी पड़ेगी। श्रद्धालुओं की अधिक संख्या होने की स्थिति में मंदिर छोटा पड़ने लगता है। संपूर्ण परिसर का फ्लोरिंग का कार्य भी नहीं हुआ है। इसके अभाव में खासकर बारिश के दौरान यहां कीचड़ की स्थिति बन जाती है। श्रद्धालुओं के पैरों में कंकड़ पत्थर चुभते हैं। मुख्य द्वार का कार्य बाकी है। कुंड का कार्य भी अधूरा है। सप्तऋषि मंदिर का विस्तारीकरण बाकी है। छतरी, बाउंड्री वॉल सहित अन्य छोटे मोटे और भी कई कार्य बाकी है। निर्मल गुप्ता, कार्यपालन यंत्री, हाउसिंग बोर्ड के अनुसार राशि धर्मस्व विभाग से प्राप्त होना है। करीब 6 करोड़ रुपए और मिलना बाकी है। आवंटन होने पर कार्य करवाएंगे। सिटी चैनल के लिए पुष्करण दुबे की रिपोर्ट। उज्जैन के सम्राट गणपति बप्पा की महाआरती 108 दीपों के साथ की गई। साथ ही बाबा को 56 भोग भी लगाया गया। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल की नगरी में गजानन गणपति बप्पा का हर्षोल्लास के साथ पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया ने रंगारंग सांस्कृतिक आयोजन के साथ गणपति बप्पा के पंडाल में महाआरती में शामिल होकर गजानन गणपति का आशीर्वाद लिया। सांस्कृतिक आयोजन में छोटी छोटी बच्चियों ने गजानन गणपति की आराधना करते हुए गणपति वंदना, हनुमान चालीसा, घर घर विराजे गजानन गणपति के साथ रामलला के लिए भी आराधना की। जहां देखो वहां बड़े बड़े गजानन गणपति बप्पा के पंडालों में भव्य आतिशबाजी के साथ महाआरती और 56 भोग का आयोजन किया जा रहा है। उज्जैन के सम्राट गजानन गणपति बप्पा संतराम सिंधी कॉलोनी में लगातार 15 वर्ष में भव्य आयोजन लगातार किया जा रहा है। महाआरती में सैकड़ों की संख्या में शहरवासियों ने सामूहिक तरीके से गजानन गणपति की भव्य आरती की। नागदा में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का नाम घोषित होने के साथ ही उसका विरोध शुरू हो चुका है। पार्षदों ने उज्जैन पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिया। उज्जैन भारतीय जनता पार्टी द्वारा विधानसभा चुनाव के लिए घोषित दूसरी सूची में नागदा खाचरोद विधानसभा क्षेत्र से तेज बहादुर सिंह चौहान को टिकट दिया गया है। भाजपा की इस सूची के आने के बाद से ही विरोध के स्वर गूंजने लगे हैं। यहां से टिकट का इंतजार कर रहे दिलीप सिंह शेखावत समर्थक नगर पालिका के पार्षदों ने बुधवार शाम को उज्जैन स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचकर भाजपा की सदस्यता से त्यागपत्र दिया है। ऐसे में भाजपा में हड़कंप मच गया है। 2 दिन पहले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा द्वारा प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी हुई थी, जिसमें डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान को टिकट दी गई थी। घोषणा के बाद ही नागदा खाचरोद विधानसभा के जनप्रतिनिधि व पार्टी के पदाधिकारियों में आक्रोश व्याप्त हो गया। घोषणा के बाद से ही पूर्व विधायक शेखावत के निवास पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। वहीं बुधवार शाम को उज्जैन स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचकर नागदा नगर पालिका के उपाध्यक्ष सहित 16 पार्षदों ने भाजपा जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला को भाजपा की सदस्यता से त्यागपत्र सौंप दिया। भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री अशोक मावर ने बताया कि हमारे साथ 16 पार्षद आए हैं। जिला अध्यक्ष से निवेदन किया गया है कि टिकट को लेकर शीर्ष नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है उस पर पुनः विचार किया जाए। नागदा में भाजपा को खड़ा करने में दिलीप सिंह शेखावत ने मेहनत की है। हमारे अलावा गुरुवार को खाचरोद नगर पालिका के 9 पार्षद भी सदस्यता से त्यागपत्र देंगे। मावर ने कहा कि हम 10,000 लोग भोपाल जाकर डेरा डालेंगे। 2 दिन में टिकट बदलने का निर्णय नहीं हुआ तो सभी कार्यकर्ता मिलकर दिलीप शेखावत को निर्दलीय चुनाव लड़ाएंगे।
आज हमारे जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडा जी से हमारे नागदा खासतौर विधानसभा से नागदा नगर पालिका की हमारे 17 पार्षद साथ में आए और उन्होंने हमारे जिला अध्यक्ष जी से निवेदन करा है कि जो अभी आपने भारतीय जनता पार्टी की जो डॉक्टर तेज बहादुर चौहान जी को जो सीट दी है उसके अंदर आप निर्णय लेकर के बदला जाए और दिलीप शेखावत जी को ये विधायक का टिकट दिया जाए। और अभी हमारे साथ में सभी पार्षद हैं और उनसे हमने हमारा भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से सभी पार्षदों ने इस्तीफा भी उनको दिया है। किनको दिया आपने? हमने जिला अध्यक्ष जी को दिया है। अभी आगे क्या रूपरेखा रहेगी? आगे रूपरेखा तो अभी जो इनका निर्णय आएगा उसके बाद आगे की बात बताएं। यदि नहीं बदला जाता तो निर्दलीय चुनाव लड़ाएंगे आप दिलीप शेखावत? नहीं, ऐसा कोई विचार अभी हमारा नहीं है। अभी हम बात करेंगे। अभी पार्टी जो हमको निर्णय देगी, अभी तो हमने इस्तीफा दिया, आज कल तक या परसों तक हमको बताएंगे कि इनका निर्णय क्या है। और कितने लोग हैं आपके साथ में जो इस्तीफा देने के तैयार हैं? हमारे साथ 3000 लोग हैं। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम है सुभाष चंद्र शर्मा। ठीक है। हमारे साथ में 16 पार्षद आए। हमने आदरणीय जिला अध्यक्ष जी से निवेदन किया है कि जो शीर्ष नेतृत्व ने जानकारी के अभाव में जो निर्णय लिया है उसको आप पुनर्विचार किया जाए, क्योंकि हम दिलीप शेखावत जी को वहाँ पे नेता ही नहीं है दूसरा। दिलीप शेखावत जी के अलावा कोई नेता नहीं है वहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी को खड़ी करने वाला। पहले आज से 24 साल पहले हमारे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की एक कमजोरी से मांगीलाल शर्मा जी जैसे एक हमारा जिलाध्यक्ष गए थे और उसके बाद पार्टी ख़त्म हो गई थी। उसको खड़े करने में हमको 20 साल लगे हैं और हमने इस पार्टी को स्टेप खड़ी करी है और आज भी स्थिति ऐसी बनी है। आप केवल 16 पार्षद की बात नहीं करें, अभी तो चरणबद्ध आज हम नागदा के 16 पार्षद आए हैं, कल हमारे खाचोद में 9 पार्षद हैं। 9 के 9 इस्तीफा लेके आने वाले हैं। अगर उनका नेतृत्व इतना मजबूत था तो पिछली बार हार क्यों गए? हारने का एक कारण था, जो लोग आज टिकट लेके बैठे हैं वो मन से काम नहीं कर रहे थे, उन्होंने चुनाव हराने का काम किया। और जिनको टिकट मिला है ना, वो जो 12 लोग जो टिकट कटाने गए थे वो दिलीप गुजर के ही लोग हैं। वो तो हमारा जो टिकट गया है वो दिलीप गुजर के उसमें गया, उसने खरीदा है उसको। क्या आगे निर्दलीय चुनाव लड़नी चाहिए? हम 10,000 लोग भोपाल जा रहे हैं, पड़ाव डालेंगे, 2 दिन में नहीं सुनेंगे तो वहाँ निर्णय लेके हो सकता है हमारा नेता मना कर रहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, पर हम मजबूर करेंगे। हम उसकी भी सुनने वाले नहीं हैं। हम वहाँ पे निर्दलीय चुनाव लड़ाएंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और चुनाव लड़ा के वापस भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, जिता के लाके। आपका नाम बताइए। अशोक मावर, पूर्व जिला का मंत्री हूँ भारतीय जनता पार्टी का। मेरी बहू 16 नंबर से पार्षद है और सभापति भी है, इसके नाते भी मैं इनके साथ आया। सभी अपने नागदा नगर पालिका की तरफ से उपाध्यक्ष जी के साथ हम दिलीप शेखावत के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी की एक प्राथमिक कार्यकर्ता से इस्तीफा देने के लिए आए हैं। हम सभी दिलीप शेखावत के साथ हैं और हम ये सब यही चाहते हैं कि दिलीप शेखावत को टिकट दिया जाए। आपका नाम बताओ। स्नेहलता सिंगर, पार्षद वार्ड क्रमांक 25। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर।
उज्जैन में 12 वर्षीय नाबालिग से किए गए दुष्कर्म के मामले में महिला कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। महिला कांग्रेस द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम का घेराव किया गया। उज्जैन में 2 दिन पहले सोमवार को थाना महाकाल क्षेत्र में 12 वर्षीय एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था। दरअसल घटना बड़नगर रोड पर एक कॉलोनी की बताई जा रही है। गंभीर बात तो यह है कि घटना के बाद लहूलुहान नाबालिग क्षेत्रवासियों से पनाह मांगती रही, जिसका सीसीटीवी भी सामने आया है। मामले में तत्काल पुलिस ने पीड़िता को उपचार के लिए इंदौर के शासकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया। वहीं दूसरी ओर घटना को लेकर शहर भर में आक्रोश है। विरोध स्वरूप कांग्रेस नेताओं ने पुलिस कंट्रोल रूम का घेराव किया। दरअसल यह प्रदर्शन महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल और उज्जैन जिले की प्रभारी शोभा ओझा के नेतृत्व में हुआ। यह कांग्रेस कार्यकर्ता व नेता हाथ में तख्तियां लेकर पुलिस कंट्रोल रूम पर धरना देने के लिए बैठ गए। पुलिस प्रशासन और शिवराज सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। बढ़ते विरोध प्रदर्शन को देख एसपी सचिन शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में सभी से चर्चा की। वहीं राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन एसपी को सौंपा गया। मामले में उज्जैन जिले की प्रभारी कांग्रेस नेत्री शोभा ओझा ने कहा कि 12 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना महाकाल की नगरी को शर्मसार करती है। आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी हो, उन्हें फांसी मिले और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 18 साल में बहनों और बेटियों को न्याय नहीं दे पाए। उन्होंने बहनों को वोट बैंक मानकर रखा है। वहीं महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल ने कहा कि आज हमने छोटे स्तर का विरोध प्रदर्शन किया है, जो कि लगातार जारी रहेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपराधियों को बचा रहे हैं। बाबा महाकाल स्वयं न्याय करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दंड मिलेगा। यस रोल जी बताएं किस प्रकार 12 साल की बच्ची के साथ जो दर्दनाक रेप हुआ, उसके बाद जिस तरह से 8 घंटे वो बच्ची भटकती रही, कोई सहायता के लिए नहीं आ पाया। महाकाल की नगरी में बेहद शर्मनाक और दुखद और रूह कांप जाए ऐसी हादसा था ये। शिवराज सिंह चौहान से मांग करते हैं कि वो तुरंत गिरफ्तारी कराए दरिंदों की और उनको फांसी की सजा हो, बच्ची और परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा हो। और शिवराज सिंह चौहान 18 साल में इस प्रदेश की बहनों को और बेटियों को न्याय नहीं दे पाए। गाल बजा बजा के सवेरे से शाम तक बहनों को वोट बैंक मानते हुए दिन भर उनसे वोट की गुहार करते हैं। शर्म आनी चाहिए। 18 साल में उन्होंने सुरक्षा देने की नहीं सोची, पर बहनों को वोट बैंक मानते रहे, उनसे वोट की गुहार करते रहे। ऐसे मामा को उखाड़ के फेंकने का संकल्प इस प्रदेश की महिलाएं ले चुकी है। और इस बच्ची को उज्जैन में एक 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है और अभी तक प्रशासन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाता है। आज हमने ये ज्ञापन बनाया है। हमारे बीच हमारे जिले की प्रभारी शोभा ओझा जी और प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष विभा पटेल जी हमारे बीच मौजूद हैं। आज हमने उनकी मौजूदगी में अभी हम राज्यपाल के नाम ये ज्ञापन देंगे। जिस तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर विगत 18 वर्षों में 58,000 से अधिक बलात्कार की घटनाएं रजिस्टर्ड हैं और 67,000 से अधिक अपहरण की घटनाएं रजिस्टर्ड है, निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में भय व्याप्त है, कानून व्यवस्था लाचार है। ऐसे शिवराज सिंह चौहान को इस प्रदेश में मुख्यमंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं है जो महिलाओं की सुरक्षा न कर सके। निश्चित रूप से आज हम कांग्रेस पार्टी 2 दिन का समय दे रहे हैं। हम पुलिस प्रशासन को अगर 2 दिन बाद अगर वो आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया तो कांग्रेस आंदोलन करेगी। बलात्कारियों को गिरफ्तार। मुस्लिम समाज में मोहम्मद साहब के जन्म दिवस की खुशी छाई हुई है। ईद मिलादुन नबी के अवसर पर शहर के 45 स्थानों से जुलूस निकाले गए। गुरुवार को शहर में ईद मिलादुन नबी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर प्रमुख मार्गों से जुलूस निकाला गया। शहर के 45 विभिन्न स्थानों से जुलूस सुबह प्रारंभ हुआ। जुलूस के साथ झांकियां भी शामिल थी। मार्ग में स्टॉल लगाकर स्वागत किया गया। ईद मिलादुन नबी के अवसर पर गुरुवार को मोहम्मद साहब का जन्म दिवस की खुशी में जुलूस जामा मस्जिद से शुरू हुआ। यह जुलूस कालियादेह गेट, कमरी मार्ग, गोपाल मंदिर, गुदरी, तोपखाना, दौलतगंज चौराहा, नई सड़क, मिर्ज़ा नईम बेग मार्ग होते हुए पुनः जामा मस्जिद पर समाप्त हुआ। जुलूस में मुस्लिम समाजजन बड़ी संख्या में शामिल थे। पूरे मार्ग में करीब 85 मंच लगाए गए। शहर के विभिन्न स्थानों से 45 जुलूस जामा मस्जिद के पास एकत्रित होंगे।
पूरे जुलूस मार्ग पर समाज जन द्वारा स्टॉल लगाकर पानी और भोजन की व्यवस्था थी। वहीं मंच से जुलूस में सम्मिलित होने वालों का स्वागत किया गया। जुलूस में शहर काजी खलीफुर रहमान, शाकिर हुसैन खालवाले, मुफ्ती मौलाना महबूब आलम रिजवी, रहीम लाला, सीरत कमेटी सदर सूफी जाकिर मियाँ चिश्ती, गब्बू बाबा, कमेटी के मेंबर कैप्टन लाला, हाजी हमीद दादा, कुतुब लाला, अखलाक हुसैन, मकसूद शेर बहादुर, डॉक्टर शाहिद कुरैशी, हाजी वसीम फारूकी, हाजी भैयू भाई, हाजी फ़हीम सिकंदर सहित बड़ी संख्या में पारंपरिक वेशभूषा में समाज जन और बच्चे शामिल हुए। जुलूस की समाप्ति के बाद झांकी बनाने वालों को सीरत कमेटी द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। सीएसपी ओम प्रकाश मिश्रा ने बताया कि ईद मिलादुन नबी के जुलूस मार्ग पर उचित प्रकाश व्यवस्था के साथ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से लगभग 250 पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था को संभाले हुए थे। वहीं शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी गई थी। अरफत का जुलूस है और एक ऐसा जुलूस है जिसकी खुशी उज्जैन ही नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने के अंदर मनाई जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश और वो यौम पैदाइश जिसने दीन का आगाज़ किया हो, जिसने दीन को फैलाने की कोशिश की हो, ऐसे शख्स के लिए हाँ सारा मुल्क ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर उस खुशियों को मनाया जा रहा है। काबिल मुबारकबाद और सभी लोगों को इसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। जुलूस जामा मस्जिद से शुरू हुआ है, ये कैडी गेट होता हुआ और कमरी मार्ग होता हुआ पट्टी बाज़ार और पट्टी बाज़ार से गुदरी और गुदरी से लोहे का पुल और लोहे के पुल से तोपखाना होता हुआ नई सड़क और नई सड़क से मिर्जा नईम बेग रोड होता हुआ वापस जामा मस्जिद खत्म। हाँ, बड़ी अच्छी बात कही आपने। इसमें बहुत सारे लोग सीनरीज लेकर के आते हैं जिसको झांकियाँ कहते हैं। उन झांकियों के अंदर जो लोग जितनी मेहनत करके लेकर के आते हैं, सीरत कमेटी उसको इनाम देती है ताकि उनके वो हौसले बुलंद हो सके। जिस अंदाज से उन्होंने 2-2 महीने मेहनत करके उन सीनरीज को बनाया है, काबिल मुबारकबाद है वो लोग जो जश्न की वजह से 2 माह पहले से मेहनत करते हैं। शहर के विभिन्न प्राचीन मंदिरों में से एक मंछामन गणेश मंदिर में भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि के साथ विराजित है, जहां दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उज्जैन को धार्मिक नगरी कहा जाता है। यहाँ कई देवी देवताओं के मंदिर विराजमान है। इसमें अलग अलग महत्व है। एक ऐसा ही मंदिर उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल मंदिर से 3 किलोमीटर दूरी पर है। अवंतिका खंड में भी इस मंदिर का उल्लेख किया गया है। यह मंदिर मंछामन गणेश के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। पंडित आशुतोष शास्त्री ने बताया कि सभी चिंताओं को भगवान मंछामन हर लेते हैं। यहाँ पर प्रभु श्री राम भी पूजा कर चुके हैं। शहर के प्राचीन मंदिरों में गौघाट क्षेत्र में स्थित मंछामन गणेश मंदिर है। मंदिर में गणेश जी के साथ रिद्धि सिद्धि भी विराजित है। हर बुधवार को यहाँ भक्तों का तांता लगता है। मंछामन के दर्शन से मनोकामना पूरी होती है। अवंतिका खंड में भी इस मंदिर का उल्लेख किया गया है। यह मंदिर मंछामन गणेश के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। यहाँ भगवान मंछामन गणेश रिद्धि सिद्धि के साथ विराजित है। श्री मंछामन गणेश यहाँ पर मूषक पर सवार है और यह कमल के ऊपर विराजित माने जाते हैं, इसलिए यहाँ पर भगवान लक्ष्मी स्वरूप में नजर आते हैं। मंदिर में अष्टविनायक सूर्य यंत्र है। 5 बुधवार दर्शन करने से भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। सभी मंदिरों में पूजा का अलग अलग विधान है। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो श्रद्धालु प्रति 5 बुधवार बाबा के दर्शन करने आता है, उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बुधवार को यहाँ भक्तों की भारी संख्या देखने को मिलती है। गणेश उत्सव के अंतर्गत बुधवार को महाआरती का आयोजन किया गया। आरती के पश्चात श्रद्धालुओं को खीर का वितरण भी किया गया। यहाँ पर आज भव्य महाआरती का आयोजन किया गया है। जैसे प्रति बुधवार महाआरती होती है, आज भगवान की महाआरती में 56 भोग का प्रचार लगाया गया और बाहर भक्तों को खीर का वितरण रखा गया है।
क्या महत्व मंदिर का है और कितना पुराना है मंदिर है? ये मंदिर उज्जैन के सिद्धि विनायक में से एक है। भगवान ब्रह्मा जी का स्थान जो 6 गणपति है उन्हीं में से एक मंचामन गणपति मंदिर है। आपका नाम बताएं। मैं वैदिक आचार्य अवंतिका तीर्थ पंडित आशुतोष शास्त्री बाड़ा वाला पंडित। 12 साल की मासूम के साथ हुई दरिंदगी के मामले में पुलिस ने 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। महाकाल थाना क्षेत्र में 12 वर्षीय बालिका के साथ हुई दरिंदगी के मामले में पुलिस के हाथ सफलता लगी है। मामले की जांच में एसआईटी ने कई किलोमीटर मार्ग से 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले। उसके बाद एक ऑटो चालक के अलावा 4 अन्य संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ कर पुलिस पुख्ता सबूत जुटाने में लगी हुई है। एसपी सचिन शर्मा ने बताया कि बालिका की पहचान कर ली गई है, जो कि सतना की रहने वाली है और यहां 24 सितंबर को उसकी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है। उज्जैन जिले में महाकाल थाना अंतर्गत 25 तारीख को एक सूचना प्राप्त हुई थी एक बच्ची के बारे में, जहां तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा गया डायल यूनिट के द्वारा। घटनास्थल सुरक्षित किया गया एफएसएल के द्वारा, फिर उसको अस्पताल प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया गया। बच्ची के द्वारा थोड़ा सा नॉन कोऑपरेट किया जा रहा था, खासकर मेडिकल चेकअप को लेके। फिर एक काउंसलर को बुलाया गया, बातचीत वगैरह की गई। उसके बाद जब मेडिकल इंस्पेक्शन हुआ तो ये पता लगा कि बच्ची के साथ घटनाक्रम हुआ है, दुष्कर्म हुआ है, जिसके बेसिस पे 376 आईपीसी और पॉस्को की कायमी की गई। एक बार ये कायमी हुई तो एसआईटी गठित की गई 28 सदस्यों की, और शहर के आसपास जितने भी आने जाने के रास्ते हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, चाहे बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन से, उनका अवलोकन किया गया। और कुछ टेक्निकल जो एविडेंसेस हैं या जो साक्ष्य हैं, उनके आधार पे हमने एक ऑटो वाले को पूछताछ में लिया, जिसके बैक सीट में और आगे की जगह पे ब्लड स्टेन्स वगैरह पाए गए। पूछताछ में ये निकल के आया कि वो कहीं ना कहीं उस बच्ची के साथ संपर्क में आया और काफ़ी समय उसने उसके साथ गुजारा। इसके अलावा धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने और आगे बढ़ाया तो ये निकल के आया कि घटना 25 की है और 24 तारीख की गुमशुदगी सतना ज़िले में रजिस्टर्ड है। तो बच्ची सतना ज़िले से चल के 24 को 25 को यहाँ पहुँची है, और जो पूरा घटनाक्रम है वो लगभग 5-6 घंटे का लैग है। इन 5-6 घंटे में बच्ची जिसके साथ संपर्क में आई, जहाँ आई, सबको हम लोगों ने डेवलप किया। ऐसे लगभग 4 और लोग थे, एक जो ऑटो वाला था उसके अलावा, जिससे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, विवेचना में जो शामिल हैं। तो जो भी संपर्क में आए हैं बच्ची के, जहाँ भी वो गई है, वो सब जो टेक्निकल एविडेंसेस हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं, सब कलेक्ट हो गए हैं, और जल्द ही इसको चेन ऑफ जो एविडेंसेस होता है उसको कोराबरेट करके हम जल्दी इसमें कार्रवाई करेंगे। सर, बच्ची जो है सतना से बस से आई है या ट्रेन से आई है? बच्ची के द्वारा जो अस्पताल में बताया गया था वो बस का था, पर बस कितना वाइबल है कि 24 को गुमशुदगी होकर 25 तक पहुंच पाए। एक ट्रेन और है जो पैरेलली वहाँ से चलती है। तो जो भी है हम लोग इसमें बैक ट्रैक करते हुए, खासकर सतना से, इसको इन्वेस्टिगेशन का पार्ट भी रहेगा, पर इसके जो खासकर चाहे टिकट है या बिना टिकट है, या जो फुटेजेस वगैरह सतना के अब रहेंगे, वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बच्ची की तबीयत में किस प्रकार का सुधार? बच्ची का जो पहले प्राथमिक उपचार था वो उज्जैन में हुआ, उसके बाद इंदौर रेफ़र किया गया। इंदौर में जो एक्सपर्ट पैनल ऑफ डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा ट्रीटमेंट किया गया। सर्जरी हुई, सर्जरी सक्सेसफुल रही। सर्जरी के दौरान जो ब्लड रिक्वायरमेंट्स थी, उसमें जो पुलिस वहाँ पे कर्मचारी थे, ड्यूटीरत थे, उनके द्वारा ब्लड दिया गया और कुछ वॉलंटियर्स के द्वारा भी दिया गया। अभी का जो लेटेस्ट हेल्थ बुलेटिन अपडेट है उसमें बहुत बच्ची अच्छे से रिकवर की है, लगातार रिस्पॉन्ड कर रही है और पहले से काफ़ी हेल्दी है। सर, ये जो घटना घटी है वो ऑटो में ही हुई है या कहीं और ले जाकर? यही जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य हैं उसमें ये ज़रूर है कि ऑटो में ब्लड स्टेन्स वगैरह पाए गए हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो लिंक वगैरह जोड़ना रह गया है। उसके बाद ही ये बता पाना संभव होगा कि घटना कहाँ की। सर, इसमें एक आरोपी है, इससे अधिक आरोपी इसमें जो है? इसमें क्योंकि बच्ची नहीं बता पाई है कि उसके साथ क्या, कहाँ, कैसे हुआ है, तो सिर्फ हमें मेडिकल एविडेंस पे रिलाई करना पड़ेगा कि इसमें एक व्यक्ति है, उससे ज़्यादा व्यक्ति इसमें शामिल है। अभी तक कितने लोगों को हिरासत में लिया पूछताछ? अभी तक पूछताछ 5 लोगों से चल रही है, जो बच्ची से कहीं ना कहीं संपर्क में आए, जिन्होंने उससे बातचीत की। सभी ऑटो वाले? नहीं, इसमें 3 ऑटो वाले हैं और 2 ऐसे लोग हैं जो सार्वजनिक स्थल पर खड़े होकर बच्ची से बात करते हुए पाए गए हैं। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ई रिक्शा चालकों ने एकत्रित होकर महापौर मुकेश टटवाल को अपना ज्ञापन सौंपा। उज्जैन शहर में लगभग 2 से 3 हजार ई रिक्शा चालक अपने घर का पालन पोषण करने के लिए ई रिक्शा चलाते हैं,
जिन्हें रोजाना कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हर चौराहे पर पुलिस वालों को अपने ई रिक्शा चलाने के लिए टोकन मनी देना पड़ती है। नहीं देने पर लंबा चौड़ा चालान थमा दिया जाता है और कभी रिक्शा चालकों को रंगधारी तो कभी मैजिक चालकों की गुंडागर्दी का सामना करना पड़ता है, जिससे परेशान होकर ई रिक्शा चालकों ने गऊघाट ब्रिज के नीचे एकत्रित होकर अपनी आप बीती महापौर मुकेश टटवाल को बताई और लिखित में ज्ञापन दिया, जिस पर महापौर ने उन्हें आश्वासन दिया कि हर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर उनकी समस्याओं का तुरंत निराकरण करेंगे। बताइए, उनका कहना है कि कई सारी बसें सिटी बस केंद्र सरकार आ रही है, तो क्या इनके लिए पर्याप्त आप मदद करेंगे? देखिए सर, ई रिक्शा वाले हमारे उज्जैन के हमारे साथ भाई लोग हैं और उज्जैन बाबा महाकालेश्वर की कृपा से सभी का रोजगार मिलना चाहिए। साथ साथ में जो हमारे आने वाले श्रद्धालुओं को भी वातावरण लेकर के जाए, उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए, सम्मानजनक उनको शुल्क लगना चाहिए, लगना चाहिए और हम सबको भी यातायात की व्यवस्था बनाने में सहयोग करना ही पड़ेगा। आपको जहाँ पर निर्धारित स्थान पे करना पड़ेगा। ई रिक्शा की समस्या है, उसका समाधान नगर पुलिस प्रशासन का और यातायात विभाग का काम है। लेकिन जो बात बताइए जो हमारे हिस्से में आती है, जो हमारा यहाँ पे रोड का बारिश से बंद होगी तो उसका रोड का निर्माण हो जाएगा। लाइट के हमने टेंडर लगा दी है, लाइट लग जाएगी। और दूसरा जो हमारे जो सिटी बस के माध्यम से बसें चलाई है, तभी माननीय प्रधानमंत्री सारे देश भर में अपना ई विकल्प दिया है, तो हमारे उज्जैन को भी 100 बसें मिली है, 100 इलेक्ट्रिक बसें मिली है जो उज्जैन में आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए संचालित की जाएगी। उनको संचालन कर रहे हैं भारत सरकार, किलोमीटर के हिसाब से शुल्क भी देने वाली है ताकि लोगों को सुविधाजनक यात्रा हो और कम खर्च में। ये भारत सरकार की मंशा है। इसके बीच में हमारे जो उनका मन में वो समस्या थी कि जो लोकल जोन होगा जहाँ पे ई रिक्शा चलाएंगे तो ई रिक्शा अलग से नगर निगम भी लाएगा, इन्हीं रिक्शाओं को उसमें कन्वर्ट किया जाए। वो सर एक पानी भाई क्या होगा आपके साथ में पुलिस वालों ने टावर पे चौपाटी पे सवारी छोड़ने गए तो वो वहाँ पर खड़े थे पुलिस वाले। ट्रैफिक पुलिस का समझ में आता है कि वो चालान काटे। आजकल तो वर्दी में भी चालान काटने लग गए, फर्जी कट्टा रख के वो चालान काट। हाँ, वो बोले तेरी औकात क्या है यहाँ खड़े करने की, तो मैंने बोला सर औकात तक तो मत जाओ, हम आपकी वर्दी की इज्जत कर रहे हैं। वो बोले गाड़ी जब्त कर लूंगा, 3000 का चालान काट दूंगा, 500 रुपए छीन के लेगा मेरे से। फिर यहाँ पर इमली घाटी पे भी 500 रुपए ले लेते, कान में बोलने के लिए 500 रुपए दो, और चाहे पर्ची देते नहीं। मैंने बोला पर्ची दो तो 12 घंटे तक हम गाड़ी चला सकते हैं बिना पर्ची के काट के। और मैंने वो भी बोला सर क्या ये आपकी जेब में ही जाता है पैसे बिना पर्ची के काटते? तो चालान काटा तो होगा आपने इस चीज के लिए बिना फोकट के ही चालान काट रहे। 5 सवारी बिठा ले, आप मिलती कोई ऐसी इंसान रहता तो वो आगे बिठाना पड़ता है, तो 4 पीछे। लेकर आपने महापौर को ज्ञापन दिया है, क्या आश्वासन दिया उन्होंने और क्या मांग है? महापौर जी को हमने निवेदन किया है कि ई रिक्शा वाला जो हमारा गरीब परिवार है, आप जो भी कार्य कर रहे हैं उज्जैन के विकास के लिए हम आपके साथ में हैं, मगर ऐसा कार्य कुछ ना हो जिससे हमारे गरीब जो हिंदू परिवार ई रिक्शा वाले हैं इनकी पेट पे बात आए। एक तो ऐसा बताया गया था कि 250 ई रिक्शा नगर निगम चालू कर रही है उज्जैन दर्शन के लिए और रेलवे स्टेशन यहाँ आने के लिए, तो महापौर जी ने खंडन कर दिया है कि वो ई रिक्शा भी इन्हीं में से ही होगी। 250 जो होगी ना, जो उज्जैन वालों की जो ई रिक्शा चल रही है हमारे भाइयों की, इनमें से ही होगी। दूसरा उनने ये बताया कि मोदी जी ने हर शहर को तीर्थ स्थल को 100 बसें दिए, CNG बसें चलेंगी निःशुल्क। तो हमने उनसे निवेदन किया है कि ये हमारा हिंदुओं का जो फुल प्लेस वोटर है जो वो पूरा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहता है। चुनावी साल है, हम इनको नाराज ना करें और इनका फ़ायदा हो सकता है हमारे ई रिक्शा वालों का, वो फ़ायदा आप इनका करें। तो महापौर जी ने बोला कि आप मुझे लिखित में आपकी मांग मुझे बता दो। बोले अकेला मैं निर्णय नहीं कर सकता हूँ, ये पूरी हमारी MIC इसका निर्णय लेगी। तो महापौर जी ने भी आश्वस्त कर दिया है। और इनके साथ जो दादागिरी हो रही है ई रिक्शा वालों के साथ, उनको जो चाहे जो धुतकार रहा है, जैसे रेलवे स्टेशन पे GRP पुलिस वहाँ के मुस्लिम ऑटो वालों से मिली हुई है, तो वहाँ से इनको सवारी नहीं भरने देते हैं, पहली बात। वहाँ से इनको अंदर नहीं घुसने देते हैं। इनके साथ एक वहाँ पर अत्याचार है। दूसरा मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र कोट मोहल्ला और बेगमबाग
वहाँ पर भी इनको ई रिक्शा नहीं भरने देते हैं। तो हालांकि ये अपने लोग हैं तो अपने पास आएंगे ही सही। तो मैंने इनकी सारी जानकारी जो महापौर जी को बोला है, तो महापौर जी का ऐसा कहना है कि सब पुलिस एसपी साहब से ही मिलो और परिवहन पुलिस जो रहती है, ट्रैफिक पुलिस और सिटी एसपी, ये इसका निर्णय लेंगे और मैं भी बैठ जाऊँगा। जो इनकी समस्या होगी उसका समाधान करेंगे हम, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, हम उनसे ही निवेदन कर सकते हैं। इसलिए हमने पूर्ण रूप से उनसे निवेदन किया। महापौर जी आए, उनने हमारी बात सुनी और उनने बोला कि मेरे को आप लिख के रख दे दो, उनकी सारी समस्या का समाधान कर देंगे। क्योंकि हमारा कोई स्थायी पार्किंग नहीं है, स्थायी पार्किंग इनका नहीं है। और जहाँ से गाड़ियाँ भरते हैं तो पार्किंग वाले प्रति ई रिक्शा से 50 रुपये कमीशन छीनते हैं। ये सर हरी फाटक ब्रिज, जिसमें बहुत ही साठ गांठ से पार्किंग गई हुई है, मात्र 1,68,000 3 साल के लिए, जिसकी इनकम ही 1 लाख रुपए रोज थी अभी सावन में। यहाँ पे छीना छपटी मची हुई है, दूसरी काल भैरव पे है, तीसरी मंगलनाथ पे है। तो सभी दूर ई रिक्शा वालों को बहुत ही रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ये मांग हमने उनके सामने रखी है। तो उनका ऐसा कहना है कि पुलिस से आप बात करिए, मैं भी साथ दूँ और पुलिस भी साथ देगी। ठीक है, महापौर से मिले हैं, क्या बात हुई? हम आज महापौर से मिले हैं और महापौर से हमने समस्या रखी। जो महापौर जी ने बोला था हम 250 ई रिक्शा लाएंगे शहर में, शहर की व्यवस्था सुधारने के लिए। तो हमने महापौर जी ही बोला कि अगर शहर की व्यवस्था बिगड़ी भी है तो 250 ई रिक्शा आ जाएगी, तो अगर शहर की व्यवस्था सुधर जाएगी। तो उन्होंने बोला कि आपके बीच में से 250 ई रिक्शा ली जाएगी और उनको चलाया जाएगा। दूसरी मांग हमारी बस की थी, जो आप 30 बस बता रहे, तो उन्होंने बोला 100 बस आएगी। तो 100 बस उज्जैन दर्शन घूमेंगे, तो बाकी रिक्शा परिवार कहाँ जाएंगे? शहर में अवैध ई रिक्शा चल रही है, अवैध गाड़ियाँ चल रही है, सभी उज्जैन दर्शन घुमा रहे हैं। तो अवैध ई रिक्शा, अवैध जो है मैजिक यून, तो अवैध मैजिक शहर से हटे और स्टैंड हमारा रेलवे स्टेशन पे दिया जाए, ताकि हम सब व्यापार कर सकें। आज सब बेरोजगार युवा हैं, आज सब काम धंधे पे लगे हैं। तो क्या महापौर जी हमने बोला कि बेरोजगार बोलोगे सबसे अपराध होंगे, बेरोजगार होंगे। तो आज काम धंधे सब कर रहे हैं, सबको मौका दिया जाए। आपको हम सब ने चुना है, हिंदू समाज ने चुना है, तो इन सबका ध्यान रखा जाए। ये बात हमने महापौर जी रखी है। आपका नाम? दिनेश साखला में। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस के अवसर पर अवंती सुपर स्पेशलिटी अस्पताल द्वारा हृदय रोग की जांच के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दी जा रही है। आरडी गार्डी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं अवंती हॉस्पिटल नानाखेड़ा उज्जैन शहर के विशिष्ट हॉस्पिटल है। यहाँ बाईपास सर्जरी की सुविधा भी उपलब्ध है। हृदय की आपातकालीन स्थिति को ध्यान में रखते हुए उज्जैन चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर ने पहल की, जिससे अभी तक 50 से ज़्यादा बाईपास सर्जरी में सफलता हासिल हुई है। इस सुविधा के लाभ आयुष्मान भारत योजना में भी उपलब्ध है। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराधा दुबे ने 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस पर सिटी चैनल से चर्चा में बताया कि हृदय रोग वैश्विक स्तर पर बढ़ने वाली एक गंभीर बीमारी है, जिसमें न केवल बड़ी उम्र के लोग बल्कि छोटी उम्र के लोगों को भी नुकसान हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुराधा दुबे है। मैं हार्ट सर्जन हूँ अवंती हॉस्पिटल और आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज में। आज वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर WHO से रिकग्नाइज और डेजिग्नेटेड वर्ल्ड हार्ट डे है। ये इसलिए रखा गया है कि हमको इस दिन कम से कम एक जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए हार्ट डिजीज़ के बारे में और इसकी कॉम्प्लिकेशंस और जो इंक्रीजिंग टेंडेंसी हो गई है खासकर इंडिया में यंग लोगों को भी हार्ट अटैक होने की। तो इस उपलक्ष्य में मैं इस दिवस के मैं आपसे कुछ एडवाइस देना चाहती हूँ कि देखिए इसको अपन कैसे रोकें। ये एक लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारी है। यदि अपन ने लाइफस्टाइल अपनी बदली तो ये बीमारी को अपन रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो फोकस अपना प्रिवेंशन में रहना चाहिए। तो अपनी लाइफस्टाइल पिछले 20 से 25 सालों में कैसे बदली है? एक तो अपना खान पान बिल्कुल बदल गया है। खान पान में अपन उसको 3 पहलू ले लें। एक तो अपनी क्वालिटी बिल्कुल चेंज हो गई है। जो अपन पहले 20-25 साल पहले घर का खाना लोग ज़्यादा खाते थे, आजकल बाहर खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, रिच खाना खा रहे हैं और पाश्चात्य खाना काफ़ी आ गया है। उज्जैन में भी अब पिज़्ज़ा बर्गर की कोई कमी नहीं रही। तो
तो क्वालिटी तो अपने खाने की कम हुई है। इसको यदि अपन को चेंज करना है तो आप अपना रूटीन खाना, जो घर का दाल चावल, हरी सब्ज़ी, रोटी, हरी चटनी, ये जो रूटीन नींबू जो अपने खाने में था, वो एक हेल्दी डाइट रहती थी। अब ये मैं नहीं कहती कि बिल्कुल खाना मत खाओ बाहर, लेकिन बाहर जब खाना खाते हैं तब भी अपन हेल्दी चॉइसेस कर सकते हैं, और रेस्टोरेंट में भी बैठ के कि अपन हेल्दी खाना खाएं। ज़्यादा तला हुआ, ज़्यादा चीज़, ज़्यादा बर्गर्स, पिज़्ज़ाज़, ज़्यादा उस पर ध्यान न दें। और दूसरा, अब एक हो गया है क्वांटिटी। आजकल पहले क्या होता था, जो रईस घर रहते थे उनमें 3 टाइम खाना खाते थे, जो गरीब लोग रहते थे वो 2 टाइम खाते थे। लेकिन आजकल फास्ट फूड और जंक फूड इतना अवेलेबल हो गया है और इतना सस्ता हो गया है कि लोग बेटाइम बेहिसाब खाना खाते हैं। टीवी के सामने, मूवी थिएटर में बैठ के बेहिसाब, मुंह में क्या जा रहा है किसी को पता नहीं चल रहा है। तो क्वांटिटी तो बिल्कुल बढ़ गई है। और तीसरा है अपना टाइमिंग, खाने का टाइमिंग। अपन पहले 8 बजे के पहले अधिकांश घरों में खाना हो जाता था शाम का, लेकिन अब 10, 11, 12 बजे सबसे भारी हैवी मील जो होता है वो रात को हो रहा है, क्योंकि सब लोग, पूरा परिवार व्यस्त रहता है और रात को ही मिल पाता है। तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट अपने हेल्थ पे होता है। तो अपन को इन 3 बातों पे ध्यान देना है कि अपनी क्वालिटी इम्प्रूव हो, अपनी क्वांटिटी कम हो, और अपनी टाइमिंग जो है 8 बजे के पहले अपना डिनर हो जाना चाहिए। अब रहा सवाल दूसरा इम्पॉर्टेंट पहलू का, जो अपनी लाइफस्टाइल में चेंज आया है, वो फिज़िकल एक्टिविटी, शारीरिक मेहनत। स्कूल के बच्चे भी आजकल स्कूल से आते हैं और सीधे बस्ता फेंक के इंटरनेट पे बैठ जाते हैं, फ़ोन पे बैठ जाते हैं, टीवी स्क्रीन के सामने बैठते हैं। तो सभी की शारीरिक मेहनत कम हो गई है, और इतने अपने 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स इतने ईजीली अवेलेबल हैं कि पहले जो साइकिल की प्रथा थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। आजकल एक नुक्कड़ तक भी जाना है किसी को तो कुछ सामान लाने, तो वो मोटरसाइकिल या स्कूटर पे ही जाएगा, चल के नहीं जाएगा। चलने की प्रथा बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो अपन को शारीरिक मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। मानो या मानो न मानो, अपन जानवर हैं और हर जानवर हिलता है, तो अपन को भी हिलना ज़रूरी है। कम से कम 6 किलोमीटर रोज़, सिंपलेस्ट एक्सरसाइज होती है 6 किलोमीटर रोज़ आप चलें, ब्रिस्क वॉकिंग। उज्जैन के आसपास बड़ी तेजी से 4 लेन का कार्य किया जा रहा है, लेकिन अब यह प्रोजेक्ट चोरों के निशाने पर है। कंस्ट्रक्शन कंपनी ने अपनी साइट से लाखों रुपए के सामान चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई है। NHAI द्वारा देवास से उज्जैन, उज्जैन से बदनावर, उज्जैन से आगर और इंदौर से गरोठ रोड का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें देवास से उज्जैन, उज्जैन से आगर रोड का निर्माण लगभग समाप्त होने चला है। उज्जैन से बदनावर और इंदौर से गरोठ रोड का निर्माण तेज गति से चल रहा है। उज्जैन से बदनावर रोड का निर्माण GR कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा किया जा रहा है। कंपनी को अभी तक चोरों ने करीब 10 लाख का चूना लगा दिया है। GR कंपनी के प्रतिनिधि ने थाना चिंतामण, इंगोरिया और बड़नगर में कंपनी की जगह चल रही साइट पर से सरिये, मशीनों और अन्य उपकरणों की चोरी की शिकायत दर्ज करवाई है। कंपनी के लीगल हेड पुनीत दुबे के अनुसार चोरी किए गए सामान को कई जगह से कंपनी के कर्मचारियों ने जब्त भी किया है। अभी कंपनी से लगभग 5 से 10 लाख का सामान चोरी हो गया है और कंपनी अपने स्टोर की जांच के बाद फाइनल स्थिति में पहुंचेगी कि चोरियां कितनी बड़ी है। जो NHAI का रोड बना रही है, इसमें चोरी काफ़ी घटनाएं, आपने कंप्लेंट भी, क्या है पूरा मामला है? देखिए, पिछले अगस्त के लास्ट वाले महीने में, अगस्त के लास्ट समय में और सितंबर में पूरा कतिपय जगहों पे बहुत सारी चोरी हो रही है, जिसमें हमारे कंस्ट्रक्शन सामग्री, सरिया, शटरिंग का, नट बोल्ट इत्यादि सब चुरा करके ले जा रहे हैं। चोर इतने शातिर हैं कि बगल में पड़े हुए, अभी पानी का समय सीजन था बरसात का, उसमें गड्ढे में डाल देते हैं, फिर देखते हैं कि सब लोग चले गए तो उस गड्ढे से उठा के रात को लेके जाते हैं। ऐसी घटनाओं का एक वीडियो क्लिप भी हमने बनाया था अपने साइट पे, जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड ने जाके पकड़ा था। अब ऐसी घटनाओं को देखते हुए हमने हर एक थानों में एक एप्लीकेशन FIR दर्ज करने के लिए दे दिया है और अज्ञात के नाम पे FIR दर्ज हो गई है। एक चोर को तो बड़नगर थाने ने चिन्हांकन भी कर लिया है और उसको गिरफ्तारी भी होने वाली है। इससे इन चोरियों से अभी तक कितना नुकसान हुआ है कंपनी को? इससे कई लाखों का नुकसान हुआ है, कम से कम 5 से 10 लाख का नुकसान तो अभी हमारे नॉलेज में है, और बाकी अभी हम लोग वो सामग्री जो चोरी गई है उसको ढूंढ रहे हैं। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।